बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ आसमा शिराजी और ये खुसूसी प्रोग्राम है फैसला आपका। हम चूँकि बहुत सियासी टॉक शोज़ करते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के जो हालात हाज़रा हैं उनके ऊपर हमारी नज़र रहती है, लिहाजा हम मौके की तलाश में होते हैं कि मौका आए तो हम जिनको हम पसंद करते हैं, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनको आप लोग देखना चाहते हैं, उनसे भी हम बात कर सकें। ईद का ख़ास मौका होता है जिसके ऊपर हम सेलिब्रिटीज़ को या जो हमारे मुल्क के नामवर लोग हैं उनके साथ बात करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। आज हम लाहौर में हैं और इस खुसूसी प्रोग्राम और खुसूसी नशिस्त का मकसद जो है वो पाकिस्तान की एक ऐसी गुलकारा के साथ बात करवाना, एक ऐसी फ़नकार के साथ बात करना है जो कि बहुत ही कम अरसे में इस जो गायकी का मैदान है उसमें बेपनाह कामयाबियां समेट के बैठी हैं। और एक ऐसी आवाज़ है जिसे रेशमा जी के बाद, आबदा जी के बाद सूफ़ी गायकी में, और रेशमा जी के बाद जिसे कहते हैं फोक और आवाज़ के तौर पे उनको कहा जाता है कि वो मारवी हैं और वो सिंध की मारवी हैं। एक ऐसी आवाज़ है जो अपने अंदर एक जादू रखती है। सनम मारवी के साथ मैं मौजूद हूँ। आपको ईद मुबारक भी हो। बहुत शुक्रिया जी। और इनके तारुफ के लिए मुझे बहुत जदोजहद करनी पड़ी अल्फाज ढूंढने के लिए। सनम, बहुत मुझे खुशी है कि आपने मुझे वक्त भी दिया और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि पहली बार मैंने आपको जब सुना था तो मैंने कहा था कि भाई ये तो आवाज़ दिल को लगती है सीधी। कुछ बताइए अपने बारे में, सनम मारवी कौन है? सनम कौन है? मेरे फादर एक म्यूज़िशियन हैं और बच्चों को सूफ़ी कलाम और साथ साथ जो हमारे सिंधी वली हैं हज़रत शाह लतीफ़ भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जितना लिखा वो बच्चों को ट्रेनिंग करवाना। तो अपने फादर के साथ टाइम ज़्यादा गुजरा और बहुत मेहनत की। अब अपने बाबा की बेटी है मतलब? बिल्कुल। तो ये सिंध में हैदराबाद, और हैदराबाद में आगे फिर कोई गोट है जहाँ से आपका ताल्लुक? जी, हैदराबाद से तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है और वो खैरपुर नाथन शाह, अच्छा, वहाँ से हैं जी। वहाँ से आपका ताल्लुक है। छोटी सी जगह है, जाहिर है कोई नहीं जानता था कि कल ये आपके नाम से मुताबिक होगी पूरे पाकिस्तान। मेरे बस वहाँ पे बहुत बड़े वली हैं नाथन शाह, तो हर साल मेला भी होता है और उस मुबारक बहुत बड़ा होता है, उस वजह से भी पूरे सिंध वहाँ पर आता है। मशहूर है? जी जी, मशहूर है। सिंध की धरती में क्या ख़ास बात है कि जो सिर्फ सूफ़ी लोगों को पैदा करती है? असल में हमारे सिंध में ये चीज़ है कि लड़कियाँ जाती हैं, स्टडी करती हैं, साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है सूफ़ी कलाम की, उनका पैगाम। जैसे हमारे सिंध में एक बहुत बड़ा करैक्टर है उमर मारवी, उसका इतना बड़ा करैक्टर है कि हमारी बच्चियों को उसके लिए कहा जाता है कि उस जैसी बनकर दिखाओ। मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपनी फैमिली के लिए और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए किया। तो सनम मारवी कैसे बनी? बाबा के साथ एक प्रोग्राम करने गई थी थर में, जहाँ पर मारवी की है दरगाह। वहाँ पर जब मैं गई तो वहाँ पर एक कलाम गाया, वहाँ से एक बंदे ने उठकर कहा कि ये तो हमारी मारवी है। उससे बस नाम शुरू हुआ। और क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? मेरी होगी 7 या 8 साल। इतनी छोटी उम्र में आपने गाना शुरू किया? जी जी, मैंने 7 साल की उम्र से स्टार्ट किया था मैंने। वहाँ मारवी की इब्तिदा हुई, उमर मारवी की रिवायत के साथ जुड़ी हुई मारवी। जी जी। तो कितनी मुख्तलिफ है उस मारवी से ये मारवी, या वैसी ही है? बहुत मुख्तलिफ हूँ, वो तो बहुत उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, उन जैसी तो नहीं हूँ, पर यह है कि मैं क्लोज बहुत हूँ अपनी फैमिली से। सर, मैंने आपकी एक अखबार में आपके बारे में पढ़ा, कुछ बचपन बताइएगा, क्योंकि जो आपकी आवाज़ का सोज़ है उसके पीछे पूरी दास्तान लगती है। सुनाएंगी आप दास्तान? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि लोग जो मुझे देखते हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। मैं 3 साल की थी जब मेरे फादर को मर्डर किया गया, तो बहुत छोटी सी थी। फिर क्योंकि मेरी अम्मी की, जहाँ पर मेरे फादर जो बलोच फैमिली से हैं, एक ऐसी फैमिली कि औरतों का निकलना, औरतों के सामने, औरतों का मर्दों के सामने बात करना एक जुर्म है। एक जुर्म ऐसा कि उनको मार दिया जाए, क्योंकि उनकी ये जुर्रत नहीं है कि अपने देवर के सामने, अपने ससुर के सामने बात कर सके। वहाँ पर मेरे फादर की जब
मर्डर हो गया। उस फैमिली में से मेरी माँ किस तरीके से निकली, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मुझे लेकर कि उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की जहाँ पर वो मुझे मार सकें और मेरी माँ को मार सकें, पर मेरी माँ ने बहुत कोशिश की और किसी आसपास के पुलिस स्टेशन पर पहुँची। उन्होंने मेरे दादा को, नाना को बुलाया और हमें भेजा। अब मेरी दादा यहाँ पंजाब से, अम्मी मेरी पंजाबन है, अच्छा, सरगोदा से हैं। अच्छा, तो वही बात के नाना ने कहा कि नहीं, बेटी भी है तुम्हारे साथ, अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। शादी जहाँ पर हुई वो एक म्यूजिक फैमिली से थे, जो आपके वालिदैन से आपकी बड़ी इंस्पिरेशन है। अब म्यूजिक फैमिली से बाबा ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया, प्यार दिया बहुत ज़्यादा। पर ये था कि कहीं ना कहीं कुछ लगता था, क्योंकि मुझे याद है मैं 3-4 साल की थी, मुझे चीज़ें याद हैं, अपना फादर, मुझे बाबा याद है कि उनकी, क्योंकि उन्होंने 7 शादियां की थी और 8वीं बीवी में से सिर्फ मैं हुई हूँ। तो 8 बीवियों में से एक कोई औलाद नहीं, आप अकेली, मैं अकेली थी। हाँ। तो याद था कि वो क्या थी फैमिली। पर मेरे 2 साल के बाद, 5-6 साल की मैं हुई तो मेरा भाई हो गया था सेकंड फादर में से। फिर मेरे अब्बू ने मुझे ऐसी परवरिश दी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान इतना फरिश्ता हो सकता है, कि पढ़ाया लिखाया। और फिर मेरी माँ ने कहा कि तुम बच्चों को सिखाते हो, इस बच्ची को इस फील्ड में ना लेकर आओ। अब्बू ने कहा कि इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा फिर भी ये मोहताज ही होगी, इसके पास अपना फन होगा, ये कभी किसी की मोहताज नहीं होगी, अपनी फैमिली को खुद चलाएगी, अपने ससुराल को चलाएगी। मतलब बहुत सारी बातें करते थे अब्बू। फिर उन्होंने मुझे सिखाया, मार के सिखाया, मेरा दिल नहीं था। उन्होंने कहा तुमने सीखना है क्योंकि तुमने जिंदगी में आगे बढ़ना है। 16 साल की उम्र हुई, सब लोगों ने कहा कि हाँ जी अब तो लड़की जवान हो गई है और ये बड़े पैसे कमाएगी, आसपास के जो लोग हैं बड़े पैसे कमाएगी, और ये जो हमारा खान साहब है ये तो बैठ के खाएगा। जैसे लोगों की रिवायती सोच होती है। मेरे फादर इतने खुददार इंसान है, बस वो 16-17 साल की उम्र में मेरी बात ही कहा कि नहीं बस अब आप अपने घर जाओ, और बस अब 16 साल की उम्र में आपकी शादी करवा दी। और मजे की बात है कि जब मेरी शादी होने वाली थी उससे 2 दिन पहले मेरे फादर मुझे कमरे में लेकर के कहा मुझे कुछ बात करनी है। मैं डरती बहुत थी अब्बू से, तो मैंने कहा कुछ मुझसे कोई गलती हुई है, अब्बू मुझे क्यों बुला रहे हैं। कहा कि वो मैंने तुमसे एक बात करनी है, अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो बहुत सारे लोग तुम्हें कहेंगे मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ क्योंकि तुम ससुराल में जा रही हो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं बाबा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई आप मेरे फादर नहीं है। तो रोने लगे और कहने लगे कि हाँ मैं नहीं हूँ। मैं रो पड़ी, मैंने कहा आप मजाक कर रहे हैं। उसके बाद शादी हो गई और शादी से पहले जब मैं मैट्रिक किया, मतलब बड़ी हुई, जब अब्बू ने मुझे बुलाया ऐसे ही कमरे में और कहा ऐसे जैसे आप बैठी और मैं, कहा कि ये मेरी दाढ़ी में कुछ बाल हैं क्या, मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा हाँ वो थोड़े थोड़े सफ़ेद हैं। कहा कहाँ हैं, मुझे कहा। मैंने कहा एक यहाँ। तो कहा बस इन सफ़ेद बालों की ज़रा इज़्ज़त रख लेना, जवान हो गई हो, आसपास के लोग हैं और बहुत सारी बातें होंगी। मैंने कहा ठीक है। शादी हो गई 16 साल की उम्र में। शादी के बाद 1 साल की, जहाँ पर शादी हुई मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं बहुत बड़े बंदे के साथ शादी करूं। हर माँ की ख्वाहिश होती है। हाँ, मतलब बहुत दौलतमंद लोग हों, पढ़े लिखे हों। कोई उम्र नहीं देखी अम्मा ने और शादी करवा दी। ऐसा लगता था जब भी उनके साथ जाती थी लोग कहते थे कि आपकी बहू है। ऐसे ही होता था, हमेशा कहते थे आपकी बहू है। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मेरे हस्बैंड है, ऐसा होता था। खैर शादी हो गई, अच्छा टाइम गुजर रहा था और 1 साल में उनका कराची में टारगेट किलिंग हुई, मर्डर हो गया। और बेटी थी, अब घर आई वापस ऐसे ही बस आपकी भी बेटी थी उस वक्त जैसे आप बेटी जिससे मैं थी, सेम स्टोरी मेरी और मेरी बेटी की सेम स्टोरी है। घर वापस आ गई, वो भी बहुत अमीर लोग थे, 7 बेटे थे उस मेरे हस्बैंड के। उन्होंने बड़ा कहा कि, और मतलब मुझे लगता है कि मौला को करिश्मा है, उसको भी 1 बेटी थी 7 बेटों के बाद। मतलब मेरे हस्बैंड को 7 बेटों के बाद ये मेरी बेटी 1 हुई। उन्होंने बड़ी कोशिश की। आखिर जब वो मर्डर हो गया तो उनके मरने पर हमारी पूरी फैमिली गई। मेरी माँ ने कहा तुम मत चलो, तुम नहीं जाना क्योंकि तुम नहीं बर्दाश्त कर सकोगे, तुम घर में। छोटी उम्र थी। मैंने कहा ठीक है। अम्मी मेरी बेटी को लेकर गई, उन्होंने वहां पर ही मेरी बच्ची को उठा लिया, छीन लिया। अब छीन लिया तो उन्होंने मेरी बेटी को ऐसी जगह पे बंद कर दिया
कि मैंने 8 महीने गुजारे, कुछ नहीं हुआ। दुनिया की पुलिस को, दुनिया के वडेरों को, दुनिया के चौधरियों को, मतलब मुझे कोई कहता था ना कि वो बंदा आपकी मदद कर सकता है, मैं उसके दरवाजे पे चली जाती थी कि प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज। मतलब मुझे लगता था कि जो मेरी स्टोरी है मतलब वो दोबारा ना हो। बहुत सारी मदद हुई, पर उस चीज में मेरे अबू और मेरी माँ, उन्होंने मुझे कहा कि जो है ये हमारा काम है, हम तुम्हें बेटी ले देंगे, पर तुम ठीक रहो। क्योंकि मुझे उनको लगता था कि पागल होने वाली है। मेरी माँ ने जब तक मेरी बेटी नहीं मिली, एक रात भी वो घर में नहीं रही। मेरे फादर एक दिन भी वो घर में नहीं रहे। कभी किसको पैसे देना, कभी किस जमींदार को पैसे दे, कभी कुछ, मतलब हर चीज हमने कर दी। हमने अपने घर बेच दिए, हमने अपनी हर चीजें बेच दी। जेवर मेरी माँ ने, आखिरी मुझे याद है मेरी माँ की चीजें थी कुछ, वो बेच के तो उस बंदे को उसने कहा कि बेटी तक हमें पहुंचा दो, जो तुम कहोगे। इवन मेरी छोटी बहन थी, उसके लिए मेरी माँ ने कहा अगर तुम्हें मेरी बेटी का भी रिश्ता चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगी, हमें बच्ची वापस दिलवा दो। खैर एक बंदा इब्रार शाह उसका नाम है, उसने हमारी इतनी मदद की। शाह था और उसने मुझे कहा कि आप मेरी बहन हो और आप परेशान ना हो। उनको बुलाया और कहा, उन्होंने कहा कि हम इस शर्त भी देंगे कि बच्ची अगर माँ की तरफ चली गई तो आपकी हुई, और बच्ची अगर माँ की तरफ ना गई तो हमारी हुई। हमने कहा ठीक है। अब तकरीबन 1000 लोग डेरे में बैठा हुआ है, और डेरे में 2 औरतें बैठी हुई, एक मैं और मेरी माँ, और उस तरफ एक गरीब सा बंदा मेरा बाप। और बच्ची मेरी लेकर वो आए, और बच्ची ने कहा कि जाओ, उन बंदों ने कहा जाओ माँ की तरफ। वो क्या माँ, उसको तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। मेरी माँ पंजाबी है, तो उसने मुझे कहा ए ना बच्ची ने जरा लाया जा अंदर, तो एक दो इसनू ला तो बेहोश हो जाएगी, आप इन्हू लाके जावांगे। मतलब पंजाबी में उन्होंने मुझे कहा। मैं ठीक है, सिंधी नहीं समझते थे। मैंने उसको उठाया, वो मेरी तरफ नहीं आई, उठाया जबरदस्ती उसको वॉशरूम में लेकर 2-3 उसको मैंने थप्पड़ मारी। वो इतना उसको मारते थे, टॉर्चर था, कि जब मैंने उसको एक थप्पड़ मारी वो बेहोश हो गई, और 6 या 8 घंटे के बाद उसको होश आया था। और वो जैसे ही सोई, मैं उसको गले से लगाकर मैंने बाहर आई, मैंने कहा माँ से मिली है, तो इस वजह से वो जो है सो गई है। तो वो जो अबरार शाह था उसने कहा हाँ बस वो बच्ची आपकी हुई, आप जाएं। इस तरीके से पैसे भी दिए और मैं अपनी बच्ची निकाल कर आई। फिर कुछ अरसे में मेरी फिर हामिद के साथ शादी हो गई। इतनी दर्दनाक दास्तान है ये, लेकिन इतनी कामयाब औरत की ये कहानी। आप इस वक्त माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हैं, अल्लाह ताला ने आपको हर नेमत से नवाजा है। हम इसलिए सुनाना चाह रहे हैं, और यहाँ आने का पर्पज़ ये था कि बहुत सारी सनम मारवियाँ अपने घरों में बैठी होंगी जो आपकी बात सुनेंगी और उनको हौसला होगा। मैं ये कहानी ये भी ख़त्म नहीं हुई सनम की स्ट्रगल की। सनम स्टार कैसे बनी, सनम ने अपनी फैमिली, अपने वालिद की ख्वाहिश को कैसे पूरा किया, सनम के बच्चे इस वक्त जो हैं, सनम का शौहर जो इस वक्त सबसे बड़ी फसील उनके लिए है, उनको सलामत रखे परवरदिगार। छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और सनम की कहानी को वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से ये टूट रही है। ब्रेक के बाद किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताव अखियां किथे जालियां। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या खूबसूरत शख्सियत है, क्या खूबसूरत आवाज़ है। इस आवाज़ का दर्द हमें समझ में आ रहा है, लेकिन क्या कामयाब खातून है कि सिंध के गोद से स्ट्रगल के बाद अपनी ज़िंदगी में लड़ के अपनी बच्ची को लेके जिस तरह से सनम ने मुकाबला किया है, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत इंस्पिरेशन है। जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी थी सनम, इससे पहले क्योंकि प्रोग्राम का हम जो दूसरे प्रोग्राम में दावत देंगे आपके हस्बैंड को भी, जो इस वक्त आपके लिए एक बहुत माशाल्लाह आपके फ़ैन भी हैं, वो बहुत बड़े भाई। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी जो म्यूज़िक का आपने कहा 7-8 साल की उम्र में आपने गाना शुरू किया, तो आपने सबसे पहले क्या परफॉर्म किया और वालिद ने आपको कैसे सिखाया, उस पे मैं थोड़ा सा ज़रूर सुनना चाहती हूँ। असल में बाबा जब बच्चों को सिखाते थे तो मैं भी आकर बैठ जाती थी, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा थी। फिर मैंने हमारे गांव में फर्स्ट टाइम जब टीवी आया किसी के घर में, तो हम सब वहाँ पर देखने के लिए गए, और वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने किसी का आवाज़ सुना, बड़ा मर्दाना सा आवाज़,
कानों पर पहुंचा तो लगा कि क्या बात है, बीबी आबिदा परवीन का कलाम था, तेरी इश्क नचाया करके। वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा। बस मैं घर आई और पहली आवाज जो थी वो आबिदा जी की, आबिदा जी की। बस घर आई हूँ और दरवाजे के पीछे खड़े होकर मैंने अपने अब्बू को कहा मैंने भी गाना है। तो अब्बू हंसने लग गए ना, क्या 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 कह रही हो? मैंने कहा मैंने गाना है, वो मैं टीवी पर देख कर आई हूँ उनकी तरह। कहा किसको सुना है? बस मैंने कहा मैंने सुना है बस। अब्बू ने कहा चलो मुझे दिखाओ किसको सुना है। चल के देखा, अच्छा बीबी आबिदा परवीन की तरह होना है, ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए क्या करना पड़ता है? कहा इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। मैंने कहा कितनी मेहनत करते हैं? बहुत करते हैं। मैंने कहा अब्बू बताएं कि मेहनत कितनी करते हैं? कहा कि 10-10 घंटे रियाज करना पड़ेगा और इससे भी बढ़कर। मैंने कहा इससे बढ़कर क्या? कहा कि 24-24 घंटे भी बैठना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं बैठूंगी। अब्बू ने कहा कि अम्मी को बिठाया कि देखो ये क्या कह रही है। मैंने कहा मैं करूंगी। फिर मैंने प्रॉपर 7 साल। और अम्मी मुखालफत करती है, नहीं भाई नहीं कोई काम नहीं है, इसका क्या काम है, इसको तो बस शादी घर बसाना है ये। अब्बू ने कहा नहीं, इसको मैंने मर्द करना है, इसने आगे जिंदगी जीनी है और इसको मैंने तरीका बताना है कि मर्दों में बैठकर मर्द कैसे रहना है, औरत नहीं इसको बनाना। तो मर्दों के मुआशरे में लड़ना कैसे अब्बू ने सिखाया और बहुत मेहनत की और यहाँ तक पहुंचाया। शादी हो गई, अभी तक मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी हर बात के साथ हाँ में हाँ करते हैं। उनको पता भी होता है कभी कभी मैं गलत भी होती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही होते हैं। क्या बात है, ये तो एक बाप तो ऐसे ही है। और जो बाप उस्ताद भी हो, समझने वाला भी हो। बिल्कुल। तो पहला गाना आपने क्या गाया? असल में सईदा में तो गाती रहती थी, पर यह था कि मुझे वो मकाम नहीं मिल सका क्योंकि मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें आ गई। बच्ची को उठा के लेकर गए, उनको उसको किया, फिर शादी मेरी जब हामिद के साथ हुई तो हामिद वाले जो है एक गांव में रहते थे, सरगोदा के साथ एक गांव है कांडीवाल। अब वो गांव का जो तरीका था, मेरी माँ ने कहा कि एक तुम्हारी शादी हुई, ठीक है, अब तुम्हारी बेटी तुम्हें मिली, तुम बेटी मुझे दे जाओ, जब तक तुम्हारी जिंदगी सेटल्ड नहीं होती अपनी बेटी मुझसे ले जाना। मेरे बाबा ने भी यही कहा। मैंने कहा ठीक है आप मुझे टाइम दे। मेरी शादी जब हो गई तो मेरी माँ ने कहा अब तुम और तुम्हारे हस्बैंड, अब ये तुम्हें गांव में रखे, तुम्हें जमीन पे सुलाए, तुम्हें चारपाई पे सुलाए, तुम्हें बेड पे सुलाए, गाड़ी जैसे हमारे यहाँ रिवायत में कहते हैं कि बेटी तेरा जनाजा ही होना चाहिए। अब जहां पर मैं गई, अब वो तो गांव बिल्कुल पिंड और इनके तरीके भी यही तौर तरीके। अब वहां पर काम करूं, सारी दिन काम करूं, सारा दिन किचन में मेरा गुजर जाए, बस यही कि सुबह उठना है, सारे वेड़े का झाड़ू देना है, फिर जाकर बर्तन धोने, बर्तन भी नलके पर जाकर बाहर धोने हैं। फिर ये सारी चीजें करती रही। एक मरतबा मुझे याद है कि शाम का टाइम था और मेरी सास ने कहा कि जल्दी कर अपना बाहर ना झाड़ू दे के अपना चारपाइयां ला। मैं कहा जी ठीक है। मैं झाड़ू दे के ना तो चारपाइयां मैंने बाहर लगाई, टीवी भी बाहर रख। मैं कहा ठीक है। बाहर मैंने टीवी जब रखी, विरसा हेरिटेज चल रहा था पीटीवी का। मैं झाड़ू देते झाड़ू दे भी रही हूँ और उसको देख भी रही हूँ। तब तक मेरी सास ने कहा जाओ जाकर खाना भी बनाओ, शाम का टाइम है। मैंने कहा जी, क्योंकि इनका किचन ओपन है, वहां से टीवी नजर आता है। खाना भी बना रही हूँ, किचन में देख भी रही हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया, शो भी देख रही हूँ, डिसाइड कर ली हूँ कि रात को हामिद को मैंने कोई लालच देनी है। दिल में मैंने सोचा। रात को जब आया, बैठी, मैंने कहा हामिद देखो, हम जिंदगी में मैं बहुत बढ़ सकती हूँ आगे। मैंने कहा क्या बात कर रही हूँ? मैंने कहा हाँ तो मुझे मौका दो, मैंने बहुत सीखा हुआ है और मैं आगे जिंदगी में बढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है क्योंकि गांव का माहौल है, हो ही नहीं सकता, रीत रिवायत। मैंने कहा कुछ करें, कुछ हो सकता है। कहा कि तुम्हें कौन जाता है टीवी में जो तुम्हें इतनी बड़ी बात कर रही हो? मैंने कहा समीना पीरजादा है, वो मुझे जानती हैं। अच्छा। कहा अच्छा, वो कैसे जानती थी? वो मेरे अब्बू को जानती थी। अच्छा। मैं और मेरे अब्बू यहाँ पर एक मरतबा शो करने के लिए आए थे, रफी पीर का। अच्छा जी, लाहौर में। ठीक, शादी से पहले। हाँ। तो कहा नंबर है? मैंने कहा हाँ मेरे एक बैग में होगा नंबर। निकाल के कपड़े मैंने वो नंबर निकाला, मैंने कहा वो नंबर है। जब उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने पहला अल्फाज कहा, अरे सनम तुम कहाँ चली गई हो, तुम कहाँ गायब हो गई? मैंने कहा जी बीबी मेरी तो शादी हो गई है और मैं तो गांव में रहती हूँ। कहा कि सुबह संडे है तो जरा तुम आओ ना टीवी पर। मैंने कहा टीवी मैं तो नहीं आ सकती। कहा आप शौहर से बात कराओ मेरी। हामिद से बात, अभी समीना पीरजादा का बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने जब देखा कि एक टीवी स्टार इनसे बात कर रही है, हामिद ने बड़ा मतलब टेढ़ के हाँ जी मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा, बिल्कुल। अब इसने वहां फोन पे तो कह दिया, इजाजत लेना बहुत मुश्किल था। किसी तरीके से इसने इजाजत ली,
गाड़ी में आकर टीवी पर पहुंचे, लाइव शो चल रहा था। जैसे बीबी ने मुझे देखा, कहा आ जाओ, लाइव शो चल रहा था, ऐसे बुला दिया, आ जाओ जो टीवी पर बैठो। अब मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, कहा आओ। अब मैं सीधी जाकर टीवी पर बैठ के, टीवी पूरा शो जो गाँव में घर घर चल रहा है वो शो, वाह। अब वो मैं बैठ गई, कहा सनम वो कलाम तो सुनाओ जो अपने बाबा के साथ गाया था। मैंने कहा बीबी मुझे गाना छोड़ते हो बहुत टाइम हो गया है, ये लाइव चल रहा है, मैं तो नहीं गा सकती, आपने मुझे ये मियां साहब की हवेली से जो प्रोग्राम आता था टीवी में, पीटीवी। अच्छा, ये पीटीवी स्टूडियो की बात कर रही हैं। अच्छा। मैं कहा बीबी आपने मुझे यहाँ पर बिठा दिया, आप तो ऐसे बोली भी जा रही हूँ, लाइव चल रहा है, आप तो बड़ा मसला भी हो जाएगा। कहा कुछ नहीं होगा, आप सुनाओ। मैंने सुनाया किथे मेहर अली किथे तेरी सना, थोड़ा सा पुरानी याद ताजा करती हो। और क्या? किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली हे किथे तेरी सना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक लेने को दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल दिल से कह रही हूँ। बातें भी सनम की, यादें भी सनम की, गुफ्तगू भी, कहानी भी, ऐसे बिल्कुल खो जाने वाली बात है। लेकिन अभी हमने बहुत कुछ सुनना है सनम से, बातें भी सुननी है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, की जाएगा। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, अली रग रग दे अंदर, लाड मेरी हो लाड मेरी, लाड मेरी पत रखियो भला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, अली रग रग दे अंदर, लाड मेरी हो लाड मेरी, मावा नू पीरा बछड़े देने, भैणा नू भी वीर मिला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। वाह वाह, क्या बात है। ये जितने सूफी गुलकार हैं, हमारे फनकार हैं, लोक फनकार हैं, वो सब इसी से, शहबाज कलंदर साहब ये जो कलाम है इससे मकबूल हुए हैं। आपके साथ भी ऐसी स्टोरी हुई? जी जी बिल्कुल। मैं आपको बता रही थी वही कि जब विरसा कैसे मैं गई विरसा हेरिटेज में, टीवी स्टूडियो में आपने ये शुरू, किथे मेहर अली किथे सना सुना उसके अब वो जब लाइव शो मियां यूसुफ सलाउद्दीन वो देख रहे थे, शो खत्म हुआ, उन्होंने फोन किया ये कौन है, इसको मेरी हवेली पे भेजे। अच्छा। अब हम गांव के लोग, मैं सिंध से, मुझे तो लाहौर गली का भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि जाएं। अब जब हम गए तो हामिद मुझे कहे ये कौन सा एरिया है, ये क्या है, हम किधर आए। मैंने कहा हामिद मेरी खातिर एक मरतबा चलो। हम जैसे उनकी हवेली पर पहुंचे, बेसमेंट में उन्होंने हमें बिठाया, ऊपर से वो आए, मेरे सर पे हाथ रखा, कहा कि तुम समझो कि तुम हमारी बेटी हो, तुम सिंध से आई हो, हमारे पंजाब की तुम बेटी हो, और तुम समझो कि अब पंजाब में तुम्हारा बाबा है। उन्होंने मुझे कहा तुम मुझे बाबा कहोगी अब। क्या बात है। और कहा कि विरसा हेरिटेज में करता हूँ, वही विरसा हेरिटेज जो मैं गांव में देखती थी, वो मैं विरसा हेरिटेज करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें करो। मैंने कहा जी ये मेरे लिए बहुत, अब हामिद को भी देख रही हूँ और उनको जी जी ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि किसी तरीके अब हामिद जो है वो, हामिद ने कहा जी ठीक है अब तुम करो। घर वालों ने कहा कि अगर ये टीवी पर आएगी तो आप दोनों घर से जाओ। ससुराल ने कहा टीवी पे जाएगी तो ठीक है आप दोनों जाओ घर से। हामिद तो दोनों को घर से निकाल दिया, मैं और मेरे मैं और हामिद। यहाँ पर मियां यूसुफ सलाउद्दीन से रब्ता किया, उसने कहा कि रेंट पे घर ले लो, यहाँ पर रेंट पे घर लिया, 7,000 रेंट पर। ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2010 की बात है ये, ज्यादा दूर की बात, सिर्फ 7 साल पहले की 7 साल पहले की बात है। पे घर लिया। अब ये सिचुएशन के कहूँ कि रेंट का किराया कौन कैसे होगा, सारा दिन इस पे सोचूं क्या होगा। अब यही मैं सोचूं कि कोक स्टूडियो वालों ने मुझसे रब्ता किया, क्या बात है, हम कोक स्टूडियो कर रहे हैं। अब इस दरमियान रक्शे पे बैठ के मैं, हमें बीबियां पाक दामन आकाजादी के पास गए।
बस इतना सा कहा है, परदेश का गम तुम जानती हो, परदेश क्या है, और अपनों से दूर का गम भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बस परदेसी हो मेरी मदद करते हैं। बस 7 साल में ऐसे कुछ पलटा है, ऐसा कुछ करिश्मा हुआ है कि लगता ही नहीं है कि कभी कोई दुख आए थे, लगता ही नहीं कि कभी कोई मैंने तकलीफें देखी। उन्होंने आपको रख लिया अपने पास लाहौर में और आप लाहौर की हो, और बस कोक स्टूडियो सेशन 3 से स्टार्ट किया 10 तक। और इस दौरान जब आपके पास घर नहीं था, छत नहीं थी, रोजगार उस तरह से नहीं था, घर से निकाले हुए थे, बेशक हामिद भाई पीछे से ठीक है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी तो कैसे वक्त गुजरा? यानी बच्चे भी थे, खाना पीना बेटी मेरी माँ के पास थी। अच्छा, कहा कि आप दोनों थे? हाँ, जब तक तुम एस्टेब्लिश नहीं होती। अब मैंने जब गाना स्टार्ट किया, माँ को बताया, मेरी माँ ने कहा बहुत अच्छा किया। अब्बू को बताया, अब्बू ने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो। फिर किराए के घर में रहते थे, कोक स्टूडियो के ऑफर आ गए, वहाँ से मेरे कम 2-2.5 लाख रुपए हमें मिले। हमने फ्रिज ली, हमने टीवी ली, हमने अलमारी ली कपड़ों की, हमने कारपेट लिया, ऐसे करके 2-3 चीज़ें ली हमने, और घर का राशन वाशन हमने लिया। फिर इंडिया चली गई, इंडिया से मैंने एक कॉन्सर्ट करके आई। ऐसे करते करते 2012 में मैंने अपना घर जौहर टाउन में ले लिया। क्या बात है, क्या बात है। एक घर लिया, दूसरा लिया, ये दूसरा लिया, कराची में घर लिया। अल्लाह ताला ने मतलब सहूलतें और आसानियां पैदा कर दी। फिर जब मैं एस्टेब्लिश हुई तो मेरी माँ ने कहा अब अपनी बेटी को ले जाओ। फिर अब मेरी बेटी मेरे पास है माशाल्लाह, 5वीं क्लास में पढ़ती है LGS में। और अब बस मैं यही कहूंगी कि ये सब चीजें जो मुझे हिम्मत दी वो मेरे बाबा थे, जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यानी कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, आपके पीछे आपके बाबा का और अब आपके मियाँ का। जी, ये कोक स्टूडियो में जो रंग लागा मैंने आपका सुना, मैंने आपको पहली बार वहां सुना जी, तो वो आपकी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, और जी पूरी दुनिया में एक आवाज पहुंच गई उसके जरिए से। जी, सज्जाद अली के साथ आपने परफॉर्म किया, वो जरा सुनाएंगे थोड़ा सा रंग लागा? जी बिल्कुल। पीर मना में निजामुद्दीन औलिया वे, अल्लाह मौला तेरा राखा थारे बनने को, सेरा वाले बनने को आवो रंग लागा, रंग लागा हो, रंग लागा, रंग लागा, रंग लागा। वाह वाह वाह, आवाज भी आपने आबदा जी की तरह थोड़ा सा उस पर खुद दिया है। ये असल में ये है कि बीबी आबदा परवीन के जो उस्ताद हैं वो सेम उस्ताद मेरे फादर के भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही मतलब एक उस्ताद सीखे हैं। हाँ। एक तो दोनों का एक ही स्टाइल है। मेरे फादर को भी आप सुनेंगे तो लगता है कि बीबी आबदा परवीन की कॉपी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी जी। तो ये जैसे हर फनकार के साथ एक राग जो होता है, मतलब मैंने किसी से सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने वो जुमला अडॉप्ट कर लिया, जिससे सुना है उसके साथ उसको देते हुए कि जो शख्स पैदा होता है उसके साथ एक राग भी पैदा होता है जो उसकी तबीयत और फितरत के साथ मैच करता है। आपके साथ किस राग ने जन्म लिया? भोपाली। भोपाली, यस। अच्छा, वो कैसे होगा, थोड़ा वो सुनाएंगे जी, ताकि हमें भी तारुफ हो भोपाली से। अच्छा, मौला वक्त फीले दामने मुर्तजा, मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिला, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। वाह, ये भोपाली। वाह वाह, क्या खूबसूरत। ये बातें भी खत्म नहीं हुई हैं, अभी एक नशिस्त और है जिसमें सनम की बहुत स्टोरी भी है और सनम की जो गायकी में इल्म है उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत पढ़ी लिखी फनकारा है और इनके ज़ाहिर इनके वालिद साथ नहीं है, अगर होते तो हम उनसे ज़रूर इंटरव्यू करते। इनके हस्बैंड के साथ भी एक बड़ी खुसूसी नशिस्त है, लेकिन वो कल के प्रोग्राम में है। आज आपने देखा है, ईद आपको बहुत मुबारक हो। कल फिर हम आपके साथ आएंगे सनम मारवी और उनके हस्बैंड के साथ, उनकी फैमिली के साथ,
देखते रहिएगा कल भी। अभी मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। जितना लोग ज्यादा होता है, जितने इसको फोटो, इसके साथ सेल्फियां, ऑटोग्राफ लेने वाले ज्यादा होते हैं, मुझे मेरी सोल, मैं ये फील कर रहा होता हूँ कि शायद ये मैं कामयाब हो रहा हूँ। आली वो इस्म आज़म है कि जिसने पुकारा उसी के काम आया। अली माला माला, अली माला माला, या अली